सभी मेरे भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद इस बात का कि इस फोरम में अपने विचार रखने के लिए आपने निमंत्रित किया और हमारी बहन श्वेता शाविनी जी ने बड़े अच्छा परिचय किया और बड़े प्रेम से परिचय किया और मुझे ऐसा परिचय करके प्रोत्साहित भी किया। बात तो उन्होंने स्वर्गीय प्रमोद महाजन को आदरांजलि व्यक्त करते हुए शुरू की। मैं भी मेरी ओर से और ये फोरम के सभी सदस्यों की ओर से मैं आदरांजलि व्यक्त करता हूं और स्वर्गीय प्रमोद जी के साथ रहने का मुझे भी सौभाग्य मिला तो मुझे उनकी एक बात आज याद आई जब हम इस फोरम पे अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयमित उपभोग होना चाहिए। यह हमारे सभी महामानवों ने हमें बताया। सभी आध्यात्मिक गुरु ने यही कहा कि जीने के लिए क्या लगता है। संयमित उपभोग हमें बताया, मगर हमारे देश में संयमित उपभोग का अर्थ यह पकड़ा गया कि गरीबी में रहना पुण्य का काम है, अमीर होना यह पाप का काम है। और इसलिए वो हमेशा कहते थे कि यहां कोई भी व्यक्ति अपने जीवन चरित्र को लिखते हुए शुरू करता है कि मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे माता पिता गरीब रहे हैं। तो मुझे स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी कहते थे कि देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की किताबें हम पढ़ते हैं, उस किताबों में एक वाक्य हम छोड़ देते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमेशा ये कहा है, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, मगर जिंदगी भर गरीब रहना यह पाप है। तो हमारे देश में हमने इस बात को अपने दिल में ठान लेना चाहिए कि हमें प्रगति उन्नति के मार्ग पे खुद आगे जाना है और हम खुद जब आगे जाएंगे तभी देश आगे जाएगा। हम भारत माता की जय तो कहते ही है। जब भी भारत माता का आवाज सुनाई आता है तो हम भारत माता की जय फुल साउंड 100% साउंड से कहते हैं, मगर एक्शन करते हैं क्या? तो वो कहते हैं कि भारत माता को आगे बढ़ाना है तो हमें भी आगे बढ़ना होगा। अगर हम अपने आप में आर्थिक दृष्टिकोण से परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम आगे नहीं जा सकते। अब जब हिंदू इकोनॉमिक फोरम इस विषय को लेकर काम कर रहा है तो मैं मेरे इस विवेचन को 3 हिस्सों में बांटता हूं। पहला हिस्सा कि हम में वो शक्ति है क्या? तो हम में वो शक्ति निश्चित रूप से है। अगर मौर्य से मोदी तक, अगर ये सारे वर्षों के भारत के आर्थिक इतिहास को मैं देखूं तो पहली सदी से 18वीं सदी तक आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व में नंबर 1 का कोई देश था तो वो भारत था। और इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश, जहां पे दूध की नदियां बहती है और डाग डाग पे सोने की चिड़िया ये गीत लिखे जाते, ये पिछले 200 वर्ष में 150 अंग्रेज के और 50 वर्ष स्वाधीनता के, इसमें हम आगे नहीं जा सके, ये बात सही है। मगर अब मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से मोदी जी तक का इतिहास हम देखते हैं तो अब ये अगर 2000 वर्षों में 1800 वर्ष हम नंबर 1 रहे, इसका मतलब ओलंपिक में 18 बार अगर कोई गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकता है और 2 बार अगर वो चूक जाता है, इसका अर्थ ऐसा है कि फिर से ये देश सोने की चिड़िया बन सकता है। हमारा दूसरा शक्ति स्थान क्या है? हमारा दूसरा शक्ति स्थान ये युवाओं का देश है। आज विश्व में जब हम सारे देशों की जनगणना और संयुक्त राष्ट्र संघ के साइट पर जाकर आंकड़े देखते हैं तो भारत का एवरेज एज ये 26.8 है। जो मैं पहले 5 देश देखता हूं इकोनॉमी में सबसे टॉप, उसमें अमेरिका टॉप है,
जिसकी इकोनॉमी 21.44 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, उसका एवरेज एज है 38। सेकंड नंबर के विश्व इकोनॉमी में चाइना है, जिसकी 14.14 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, उसका एवरेज एज है 37। जापान तीसरे नंबर पे जापान है, 5.15 ट्रिलियन और एवरेज एज है 48.4। चौथे नंबर पे जर्मनी है, जिसकी इकोनॉमी 3.86 है ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 45.9। और भारत जो अभी 3.2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के आसपास गया है, हमारी एज है 26.8। इसका मतलब पूरे विश्व में हमारा देश युवाओं का देश है। फिर तीसरा विषय में जब देखता हूं, जब आप हिंदू इकोनॉमी की बात कहते हो, सारे विश्व के धर्म ग्रंथों में मानव धर्म बताया है। मानव ने अपने जीवन में कैसे आगे जाना है और धर्म के प्रति निष्ठा रखकर काम करना है, ये सारे धर्मों ने बताया है। मगर हमारे देश का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसने इस विषयों के साथ में एक विशेष बात कही है, और वो है कर्मयोग। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। आपको तो कर्म करना है। तो ये तीसरी बात, ये हमारे लिए धार्मिक विचारधारा है। और चौथी बात के साथ मैं पहले विषय को समाप्त करूंगा कि हमारे देश में एक बात बार बार सभी धर्म ग्रंथों के माध्यम से, महामानवों के माध्यम से कही गई है कि खुद के लिए तो करना है, देश के लिए करना है। मगर उन्होंने बड़े सहजता से यह कहा कि खुद कमाना, खुद पर खर्च करना, यह प्रकृति है। बिना कुछ किए दूसरों के धन संपदा पर नजर रखना, यह विकृति है। और खुद कमाकर उसका कुछ हिस्सा समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए खर्च करना, यही हमारे भारत की संस्कृति है। अब यह संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो हमें कमाना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दृष्टिकोण से हमारे देश में जो 1800 वर्ष हमारा देश यह आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम था, 2011 में जब चिदंबरम जी ने अर्थ संकल्प दिया, तब हम 11वें नंबर पे थे। 10 साल में, और विशेष रूप से ये 6 वर्षों में माननीय जेटली जी के अर्थमंत्री के रूप में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वें नंबर पे गए हैं। और मोदी जी ने यह कहा है हमको और तेजी से आगे बढ़ना है। अब तेजी से आगे बढ़ने के लिए मैंने जैसा कहा कि हमारे पास ये सारे शक्ति केंद्र है। अब एक ऐसा विषय हमारे सामने आया है जो जागतिक वैश्विक महामारी का है। विश्व में एक ऐसा संकट आया है कि अमेरिका जैसे देश इस संकट के बाद मन में चिंता लिए हुए है कि हमारी आर्थिक रूप से देश की व्यवस्था क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। मगर भारत ऐसा देश है, 138 करोड़ अब हमारी जनसंख्या हुई है, और इस 138 करोड़ जनसंख्या के साथ एक सक्षम नेता हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख बातों को लेकर देश के युवाओं के साथ संवाद कर रहा है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। श्रद्धेय अटल जी ने उसको जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और हमारे मोदी जी ने जो एक शब्द जोड़ा है, जो इस विश्व के अर्थनीति में अपने देश को आगे बढ़ा सकता है, वो शब्द है जय अनुसंधान। हमारे देश को अगर आगे जाना है तो एक समय विश्व का गुरु बनने के लिए युद्ध शास्त्र महत्वपूर्ण था। फिर एक समय आया जिसमें क्रूड ऑयल महत्वपूर्ण था। अब विश्व में ज्ञान के साथ अनुसंधान महत्वपूर्ण है।
और इस दृष्टिकोण से माननीय मोदी जी ने इस पे काम करना शुरू किया। फिर दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात मोदी जी आगे लेके जा रहे, वो है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंपोर्ट और मैक्सिमम एक्सपोर्ट। जीरो इफेक्ट का अर्थ ऐसा है कि बहुत बार पिछले 50 वर्षों में विश्व के कई देश जो खतरनाक उद्योग शुरू नहीं कर सकते वो हमारे माथे थोप देते थे। फिर हमारी गंगा माता प्रदूषित होती थी, हमारा वातावरण प्रदूषित होता था, हवा जहरीली होती थी, पानी विषारी होता था, और कुछ चंद उद्योगों के माध्यम से हम कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये आधार पर हमने अपने पर्यावरण के इफेक्ट को कभी देखा नहीं, नजरअंदाज किया। पहला मुद्दा इसीलिए मोदी जी ने कहा कि जीरो इफेक्ट, जो भी करो उसका हमारे पर्यावरण पे जो नुकसान होता है, उसका जो परिणाम होता है वो न्यूनतम होना चाहिए। फिर जीरो डिफेक्ट की बात कही। अब विश्व में जब डंकेल हुआ, ग्याट हुआ, ये प्रस्तावों के बाद एक बाजार हो गया विश्व का, तो इसलिए जीरो डिफेक्ट की बात यही कही गई कि जब हम कोई वस्तु एक्सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, उसके साथ देश का गुडविल एक्सपोर्ट होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि लोग अपनी मजाक में कहते हैं कि चाइना है यार, यह टिकेगा नहीं। आपने भी देखा है कि चाइना की वस्तु आ गई तो लोग कहते हैं कि यार ये टिकेगी नहीं, ये ज्यादा दिन नहीं टिकती। मगर जब कोई जर्मन की वस्तु आती है तो लोग बोलते हैं देखो ये जर्मन से आई हुई 80 वर्ष पुरानी यंत्र है, 80 वर्ष से काम कर रहा है। और इसीलिए गाड़ियों में हम देखते हैं लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी, मर्सिडीज। सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी, वो ऑडी, BMW। क्यों? क्योंकि वो मेड इन जर्मनी है। और इसलिए हमने दूसरा संदेश जो दिया है, जो इस फोरम के माध्यम से हम अपने सभी सदस्यों तक हमको पहुंचाना है, कि जीरो डिफेक्ट। फिर तीसरी बात कही कि जीरो इंपोर्ट। हमारे देश में ये 50 वर्षों में ये बात सही है कि हमने कुछ अच्छे काम किए, कुछ उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई, मगर हमारी अवस्था ऐसी थी कि जब हमारे देश की प्रगति हो रही थी उससे ज्यादा हमारी मांग बढ़ती रही और हमें बड़े पैमाने में इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो इसलिए माननीय मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया कि जो भी वस्तु है हम अपने देश में बनाए, हम जीरो इंपोर्ट तक आए, और अब मैक्सिमम एक्सपोर्ट। अब आप जानते हो कि विश्व में यूरोपियन मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो, ये सारे बाजारों पे साम्राज्य चाइनीज वस्तुओं का है। चीन ने अमेरिका के मार्केट को अपने कब्जे में लिया है, यूरोप के मार्केट को कब्जे में लिया है। मगर ऐसे समय, ये संकट के बाद लोगों के मन में यूरोप हो या अमेरिका हो, चाइनीज वस्तुओं के बारे में बड़ी नापसंदी है। और अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे देश को ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए विश्व गुरु बनाने का समय आ गया। मुझे पता नहीं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2020 का भारत ये किताब जब लिखा होगा 20-22 वर्ष पहले, तब शायद उन्हें भी पता नहीं कि उनकी किताब में जो लिखा है वो सच्चाई है। विश्व गुरु बनने की क्षमता एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 20-22 वर्ष पहले कहीं रामेश्वर के तट पे लिखी हुई थी। मैं वही सोचता हूं कि जो ही रामेश्वर के तट पे भगवान प्रभु राम ने सुवर्णमयी लंका पे विजय प्राप्त करने का सोचकर जिस तट पे प्रभु राम जी ने भगवान महादेव को बड़े श्रद्धा से पूजा की थी, वही तट पे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2020
भारत ये किताब लिखी है। मैं समझता हूं यह हमारे इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। अब इस बात को लेकर हमारा धर्म ये कर्म के आधार पे है और हमें भगवान कृष्ण जी ने कर्म ही बताया है। अब ये कर्म के आधार पे इस फोरम पे कुछ प्रमुख बातें होनी चाहिए। अब बैंक सेक्टर में क्या बदलाव करना चाहिए, उस पर काम तो करना ही है, देश भी करेगा, माननीय मोदी जी भी करेंगे, अर्थमंत्री भी करेंगे। मगर ये फोरम को एक काम करना होगा कि विश्व में अब किसी देश को जीतना है तो युद्ध से नहीं जीता जाता। अब किसी देश को जीतना है तो वो अर्थशास्त्र से जीता जा सकता है। और इसीलिए इस फोरम के माध्यम से हमें ऐसा एक मंच खड़ा करने की आवश्यकता है। वो चाहे इस फोरम का कोई संगठन का सदस्य अमेरिका हो, कोई ग्रेट ब्रिटेन में हो, कोई जर्मन में हो, हमें ऐसा फोरम करना होगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक ये फोरम के माध्यम से छोटी छोटी बातें। मैं जब अर्थमंत्री था तो मैंने एक मेरे विभाग के अधिकारियों को हमारे राज्य में कितनी वस्तुएं बाहर से आती इसकी लिस्ट करने को बताई और मेरे ध्यान में आया कि जो महाराष्ट्र इस देश की अर्थनीति का इंजन है, जिस देश के जीडीपी में 15% हमारा महाराष्ट्र का योगदान है, हम महाराष्ट्र में 3,500 से ज्यादा वस्तुएं ये बाहर से लाते हैं। यानी आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहां पे मां दुर्गा के नवरात्र में आरती की थाली भी है तो गुजरात से बन के आती है। हमारे मुंबई में 1.5 मिलियन लीटर दूध ये आनंद से आता है। हमारे यहां रोज 3 करोड़ अंडे खाए जाते हैं। 1 करोड़ अंडे हमारे महाराष्ट्र से होते हैं और 2 करोड़ अंडे ये आंध्र होते, तेलंगाना से आते हैं। तो मैं ऐसी कई बातें बताता हूं। चलो, मगर ये तो मान गया कि ये हमारे देश के है, मगर आपको आश्चर्य होगा कि हमको ध्यान देना होगा कि अब हम अगरबत्ती भी लगाते हैं तो चाइना से आती है। अरे भगवान हमारा है भाई, हम आरती हमारी है, शब्द हमारे हैं, और अगरबत्ती चाइना की लगाएंगे तो 50% पुण्य तो उनको चले जाता है। तो मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1200 टन अगरबत्ती की इंडस्ट्री डाल दी। बोला अगरबत्ती हमारी, भगवान हमारा, पूजा हमारी और पुण्य 100% चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। अब अगरबत्ती अगर हम 3,500 करोड़ की अगरबत्ती इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फोरम ये क्यों ना सोचे कि हम अगरबत्ती नहीं बना सकते। हम तो मुझे वो पूर्व पश्चिम का मनोज कुमार का वो गाना बड़ा अच्छा लगता था, जब प्राण पूछता है कि देखो क्या है भारत में तुम्हारे, और वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। ये गाना हमें जब हम छोटे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जब मैंने ये देखा कि हम अगरबत्ती गाते तो मैंने सोचा चलो मनोज कुमार जी को पता नहीं है कि ये उसको गाने में अगरबत्ती हम चाइना से गाते हुए डालने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अब छोटी बात है, एक टूथपिक, आपको पता है कि हम टूथपिक इंपोर्ट करते हैं अपने देश में। आसाम छोड़कर कोई भी देश में टूथपिक, हमारे देश के कई राज्यों में टूथपिक नहीं बनती। अब मुझे आश्चर्य होता है कि दांत हमारे हैं, दांत की फट हमारी है, खाना हमारा है, अटकने के बाद क्या वियतनाम और चाइना की टूथपिक वापरेंगे क्या? मुझे एक ने भगवत गीता दी। भगवान कृष्ण हमारे, सुनने वाले अर्जुन हमारे, हस्तिनापुर हमारा, वो मैदान हमारा युद्ध का जहां भगवत गीता बताई गई। और ई भगवत गीता कहां से आ रही? तो वो चाइना से आ रही है ई भगवत गीता। दिवाली के फटाके चाइना से आ रहे, आसमान में उड़ने वाली पतंग चाइना से आ रही, और अब तो भगवान भी चाइना से आते हैं। मुझे किसी एक सज्जन व्यक्ति ने एक बहुत भगवान की मूर्ति लाकर दी और उस डब्बे पे मैंने देखा मेड इन चाइना। बोला ऐसी और 200 वर्ष चलते रहा
तो ये भगवान के नाक का आकार भी बदल जाएगा, क्योंकि चाइना में बनते बनते भगवान के चेहरे को बदला जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस फोरम को इस दृष्टिकोण से हमें एक सिस्टम करनी होगी कि ऐसी कई वस्तुएं हैं इस फोरम से माध्यम से, बड़ी छोटी टेक्नोलॉजी है। अब मैं टूथपिक मेरे यहां पे बनाता हूं, और टूथपिक बड़े मात्रा में हमारे 100 महिलाएं बनाती है, तो बहुत कोई कठिन काम नहीं टूथपिक बनाना, हमें कोई जेट इंजन थोड़ी बनाना है। तो मुझे लगता है ऐसी मैं कई बातें बता सकता हूं कि हमें इस फोरम के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस विषयों का विचार मंथन जो है वो करना होगा। अब यह करते समय 4 मुद्दे हैं जिस मुद्दों के आधार पे हमें विश्व जीतना है। एक, हमारे देश में अर्थव्यवस्था में कृषि का आर्थिक दृष्टिकोण से योगदान कम है, मगर काम के दृष्टिकोण से मैं जब देखता हूं तो इस देश में 11 करोड़ किसान हैं, 14 करोड़ कृषि मजदूर है। यानी मैं बाकी उसके साथ जो हजार है वो नहीं बता रहा हूं, मैं मोटा मोटी 11 करोड़ और 14 करोड़। अब आप सोचो 25 करोड़ परिवार, ये 25 करोड़ परिवार ये कृषि क्षेत्र पे निर्भर है। तो हमें हमारी इकोनॉमी में उद्योग के साथ हमें कृषि क्षेत्र को भी आगे ले जाने के बारे में सोचना होगा। गंगा माता हमारे पास है, ऐसी माता किसी के पास नहीं है, मगर विश्व में जब एक्सपोर्ट करने वाले देशों की हम बात करते हैं कृषि उत्पादन, तो हमें आश्चर्य होता है कि अमेरिका 118.3 बिलियन डॉलर का कृषि माल एक्सपोर्ट करता है। नीदरलैंड 79 बिलियन डॉलर इकोनॉमी उसकी कृषि पे है। जर्मनी 9 करोड़ पॉपुलेशन है, इन्हें हम तो ऐसे 2 साल में एक जर्मनी को जन्म देते, इतनी क्षमता हमें है। हम कृषि उत्पादन में जर्मनी 70.8 बिलियन, फ्रांस 68 बिलियन, ब्राजील 55.4 बिलियन, हमारा 25 करोड़ जो इस भूमाता पे है वो 38.49 बिलियन। हम तो अमेरिका से आगे होना चाहिए था। तो हमें इस विषय को लेकर भी आने वाले दिनों में कुछ व्यवस्थाएं करनी है, जो कुछ मैंने निकाली भी है कि हमें क्या क्या करना होगा। तो उसका एक छोटा सा अर्थशास्त्र किसी एक भले आदमी ने मुझे बताया था, एक वाक्य की उसने मुझे ये कृषि भगवत गीता बताई, एक वाक्य में उसने बताया कि हमें कृषि अर्थव्यवस्था में एक ही काम करना है। अभी हम जो उत्पादित करते हैं वो बेचते हैं, अब हम विश्व में जो बिकता है वो उत्पादित करें तो हम कृषि व्यवस्था को बदला सकते हैं। फिर हमारा दूसरा, हमारी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने वाला हमारा क्षेत्र है वो सेवा का है, सर्विस सेक्टर। हमें क्षमता है क्या? तो हमें तो क्षमता है, और इसी वजह से मैं समझता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है श्री सत्य नाडेल, गूगल के सुंदर पिचाई, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, पेप्सी की पूर्व सीईओ इंदिरा नुई, तो मैं ऐसे कई नाम बता सकता हूं। क्या हमें क्षमता है क्या सर्विस सेक्टर में? हमें क्षमता है। विश्व में आज यूके की अर्थमंत्री भी भारत की वंश से है, जिसका रिश्ता भारत से है। तो यूके की अर्थमंत्री हमारी, व्हाइट हाउस को एडवाइजरी, जो एडवाइजर बोर्ड है उसमें हमारे भारत के लोग हैं। तो इसका मतलब सलाह देने में हम कहीं पे भी कम नहीं है। तो सर्विस सेक्टर में हमें इस दृष्टिकोण से भी सोचना होगा कि विश्व को सही सलाह, सही राह कौन दे सकता है, तो वो भारत दे सकता है। और अभी ये विश्व के कई प्रमुख देशों के प्रधानमंत्रियों ने मोदी जी को धन्यवाद देते हुए आपने उनके ट्वीट पढ़े हैं। फिर तीसरा विषय आता है व्यापार, कि विश्व व्यापार में पहली सदी से 18वीं सदी तक हमारा जो व्यापार था, मैं वस्तुएं तो यादी पढ़ूंगा तो बहुत सारी वस्तुएं हैं,
पर छोटी सी एक बात बताऊंगा कि तब लोग कहते थे कि ढाका की मलमल एक माचिस के डब्बी में हमारे इतना हुनर था कि हम एक माचिस के डब्बी में एक पूरी की पूरी साड़ी रख सकते थे। देखो, उदाहरण पे मत जाओ, उसके अर्थ पे बजाओ। इसका मतलब हमारे पास हुनर था व्यापार का, मगर अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया और फिर सही नीति, सही दिशा, इसके अभाव में हम आगे नहीं जा सके। अब आपको भी यह पता है कि जर्मन डिप्लोमा इन इंडोलॉजी ये सिखा रही है। वो देख रहे हैं कि हमारे इस व्यापार पे जो किताबें उपलब्ध है उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी है। अमेरिका में 20 लाख 2 मिलियन लोग हमारे संस्कृत के किताबों पे अध्ययन कर रहे। हमारे नानी दादी ने हल्दी का दूध पीने के लिए बताया था, अब पी रहे लोग, मगर उसके लिए बहुत बड़ा संकट आना पड़ा। और जब कोरोना का संकट आया और जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हल्दी का दूध पियो, तो बहुत बड़े प्रमाण में दूध पी रहे हल्दी का। मगर अमेरिका में हल्दी का दूध इतने बड़े मात्रा में पीना शुरू हो गया, तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि 2 मिलियन लोग वहां पे संस्कृत पे अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लगा कि क्या करना चाहिए, कौन से रूप का व्यापार करना चाहिए। तो हमें लगता है कि तीसरा हमारा सेक्टर है व्यापार। तो व्यापार के इसमें मैं सारे विभागों को मैं सोचता हूं, चाहे आयुर्वेद हो, प्रधानमंत्री या मेरे ख्याल से वहां के राजघराने के कोई व्यक्ति ने ये बताया कि आयुर्वेद से मेरा कोरोना अच्छा हो गया। अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, और वो ट्वीट हमारे आयुष के मंत्री श्रीपाद नाइक जी ने किया था। फिर हमारा चौथा सेक्टर है उद्योग। तो उद्योग, ये सेक्टर में जैसा मैंने कहा, जय अनुसंधान, इस विषय को लेकर तो काम करना ही होगा। और विश्व के बाजार में हमारा एक गुडविल है, क्योंकि भारत के लोग जहां भी है वो दूध में शक्कर की तरह काम करते हैं। भारतीय लोगों के बारे में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो, ये वो जानते हैं कि भारतीय व्यक्ति बड़े सहज स्वभाव का होता है, मिलनसार होता है, बड़ा पाप भीरू होता है, और उसके खून के हर कतरे में मानव धर्म होता है कि दूसरों की मदद करना यही पुण्य का काम है। और इसलिए जैसे भारत के कोई भी उद्योग से बनी हुई वस्तुओं का एक बड़ा महत्व है, तो उद्योग के बारे में भी फिर हमें अपना स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करना होगा। और वो करते समय ये 4 सेक्टर में हमें काम करना होगा। आखिरी का मुद्दा कि हम अभी विश्व में, ये बात सही है कि आफ्टर कोरोना ये एक विशेषता है कि हमारा देश अब इस ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत तेजी से आगे जा सकता है। आप भी जानते हो कि कोलंबस ने, आज अमेरिका नंबर 1 में है $21 ट्रिलियन इकोनॉमी में, मगर जब 1492 में कोलंबस हमारे देश को आते आते अमेरिका में चले गया, तो मैं समझता हूं कि 528 वर्षों में अमेरिका तो बहुत आगे चले गया। 528 वर्षों में अमेरिका नंबर 1 पर है, मगर कोलंबस ने 1492 में गलती की होगी, अमेरिका को तो ढूंढा, हम थोड़ा पीछे रह गए। मगर अब 2022 में 1492 की गलती हम सुधार सकते हैं। 2022 को हमारे देश के स्वाधीनता के 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। और जैसा हमने तब चले जाओ का नारा दिया था, अंग्रेज को भगा दिए, अब हमें चले जाओ का नारा देना होगा, वो कि हम कोई बाहर की वस्तु इस देश में लाने की हमें नौबत ना आए। हमारी विचारधारा, हमारा अर्थशास्त्र, वो चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जिसने विश्व में जिस पर अभ्यास किया जाता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, चंद्रगुप्त मौर्य की, वो चाहे पर्यावरण का पहला मंत्रालय चंद्रगुप्त मौर्य ने 2000 से ज्यादा वर्ष पहले शुरुआत की हो, तो हमारे पास क्षमता है। हमारी अवस्था उस कस्तूरी मृग की तरह है
कि जिसके पेट में कस्तूरी होती है मगर सुगंध की ओर वो दौड़ते जा रहा है। तो मैं फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज चर्चा के लिए मुझे कुछ विचार रखने की यहाँ पे संधि दी। बहुत बहुत आभारी है। मगर मुझे लगता है कि ये फोरम बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये फोरम का काम निश्चित रूप से विश्व के हर देश में जहां जहां हमारा भारतवासी है वहां वहां पहुंचाने के लिए हमें काम करना होगा। और ये काम करते समय मुझे उस मनोज कुमार के गाने के 2 बातें बताकर मैं अपने इस मनोगत को विराम दूंगा कि उसके वो 2 वाक्य बहुत अच्छे थे। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहता हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो हमें प्रीत के साथ भारत की बात विश्व तक पहुंचाने के लिए इस फोरम को काम करना है और मैं आपके साथ हूं। फोरम आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाऊ। अब मेरे पास ये मौका है कि मैं लोगों के प्रश्न आप तक पहुंचाऊं। कुछ प्रश्न मेरे भी हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है सुधीर भाऊ, आपने जब शुरुआत की तो आपने कहा संयमित उपभोग। हाँ। और इस के बारे में मैंने एकात्म अर्थनीति में पढ़ा है और दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से लिखा भी है, कहा भी है, सिखाया भी है। लेकिन यदि मेरी समझ से इसे अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करें तो इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आप विदर्भ से हैं और हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, विदर्भ में इतने सालों तक नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से आज अर्थनीति की व्यवस्था है वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को नजरअंदाज किया है या संयमित उपभोग को नजरअंदाज किया है? देखो, ऐसा है कि हमारे देश में अभी भी विषमता बहुत बड़े पैमाने पे है और आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इस विषय को आगे ले जाने के लिए मोदी जी ने जो स्किल इंडिया, मोदी जी ने स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये कई योजनाएं जो बनाई वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए बनाई कि हमारे देश में हुनर है मगर अगर एक आदमी इस देश में चप्पल बनाएगा तो गांव-गांव में काम करने वाले इस क्षेत्र के लोगों का क्या होगा। और इसलिए डंके और गैट के पहले हमारे यहाँ के कानून में कुछ व्यवस्थाएं थी कि जिसमें कुछ प्रोडक्ट ये हेवी इंडस्ट्री के लिए रखे गए थे, कुछ लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग के लिए रखे गए थे। और आज उसी बात को लेकर अपने देश में फिर एक विचारधारा शुरू हुई जिसमें हम एमएसएमई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, ग्रामोद्योग हो, लघु उद्योग हो। और इसके लिए हमारे देश में क्लस्टर इकोनॉमी, कि हमारे देश में ये कहा जाता है, जब मैंने पहले कहीं ये भाषण सुना एक क्लस्टर इकोनॉमी में तो उन्होंने कहा कि ये यूके की क्लस्टर इकोनॉमी है, यूके की विश्व को देन है 1910 की। तो फिर मैंने उनको जवाब में कहा कि यूके की नहीं देन है, ये हमारे भारत की देन है। आगरा का पेठा, पेठा क्लस्टर आगरा है। अगर मुरादाबाद जाते हो तो क्लस्टर है। अलीगढ़ का ताजा, ये हमारा क्लस्टर है। मैंने उनको 11-12 जिले बताए कि ये क्लस्टर। तो अभी यही बात को लेकर बैंकों से जो मुद्रा योजना बनाई गई, मुद्रा योजना क्या है? तुम्हारे पास ज्ञान है, हुनर है, पैसा नहीं है, और मराठी में कहावत है बाकी सब गा सकते हो, पैशाचं सोंग आणता येत नाही। तो अब इस पे काम शुरू हुआ है मगर ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब ये चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद वर्षों में नहीं सुलझ पाएगा। मगर जिस आधार पे हम आगे जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा, एमएसएमई, इसके अलग से स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। इसके लिए जैसा मैंने बताया क्लस्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से विषमता मुक्ति होगी। मगर यह बात सही है कि आज आपने पूछा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि हमारे देश को अगर मैं आर्थिक दृष्टिकोण से देखता हूं तो ये बड़े चिंता का विषय है कि किसी ने सही कहा कि हमारे देश में 3 देश है, एक इंडिया है, एक हिंदुस्तान है, एक भारत है। और इसीलिए भारत सरकार ने भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कंपनी बनाई है। तो ये बात में तो दम है। तो अब 3 देश है, एक मध्यम वर्गीयों का, एक गरीबी का और एक ऐसे अमीरों का कि जो 100 पीढ़ियां खा सकती है। तो हिंदू इकोनॉमी में जो मैंने संयमित उपभोग की बात कही और शुरुआत की कि खुद कमाना और दूसरों के लिए उसमें से कुछ हिस्सा खर्च करना, यही भारत की संस्कृति है। तो इसको याद करते हुए इस फोरम ने अगर हर उद्योगपति तक ये बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि 1834 में एक कामगार उत्तर प्रदेश से मॉरिशस जाता है और आज उसका वंशज उस देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो ये हमारी क्षमता निश्चित रूप से है। एक अगला प्रश्न है, आपने लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग की बात की, तो किसी ने प्रश्न पूछा है कि MSME is currently struggling due to lockdown and finding it difficult to manage and survive. Why is state government or any government not coming forward to help? ऐसा है कि भारत सरकार के माध्यम से तो इस पे एक पैकेज दिया जाने वाला है। अब मैं जो जानकारी मुझे है पूरी नहीं, मगर 100% जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ग्रामोद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, इनको एक पैकेज दिया जाने वाला है जिसमें बचत गट भी सम्मिलित है। अब राज्य सरकार ने ये पैकेज देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब राज्य का अर्थमंत्री करके मैं आंकड़े लेता था कि हमारा कंट्रीब्यूशन उद्योग क्षेत्र में महाराष्ट्र का देश में ज्यादा है, मगर ये मुझे उसके साथ कहना पड़ता था कि हमारे राज्य में उद्योग जो छोटे हैं, जो लघु उद्योग है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं देखता हूं तो हमारे महाराष्ट्र में 57 लाख 5.7 मिलियन लोग ये लघु उद्योग पे है और 1.3 मिलियन ये बड़े उद्योग पे है। यानी आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा भूख मिटाने वाली क्षमता अगर है वो लघु उद्योगों में है। और इसीलिए मैंने 18 जून के मेरे बजट में इस विषय को अधोरेखांकित कहते हुए कई घोषणाएं की कि जिसके माध्यम से हम क्लस्टर भी बना सके कि छोटे छोटे लोग एकत्रित आते हुए अपनी गुणवत्ता रखते हुए आगे जाए। तो महाराष्ट्र में पैसों की कमी नहीं है। आज भी महाराष्ट्र सरकार के करीब करीब सब मिला के 2 लाख करोड़ डिपॉजिट है, वो चाहे मुंबई महानगर पालिका हो, MMRDA हो, सिडको हो, MIDC हो, बांधकाम कामगार मंडल के 9,000 करोड़ हो। तो महाराष्ट्र ये कमजोर नहीं है। महाराष्ट्र की आर्थिक शक्ति अपने देश के बाकी राज्यों से तो बहुत ज्यादा है। अब बात यह है कि विचार होना चाहिए, इसकी पॉलिसी बननी चाहिए, इनके लिए फिर बैच की छूट हो। हमारे यहाँ अड़चन एक है कि हम हर महीने में 10 लाख रुपए खर्च करके भाड़ा देंगे, पर 25 लाख में मकान बनाकर हम 10 लाख हर महीने बचा सकते, ये हमारे लिए देखने की सोच नहीं है। और इसकी वजह से सारे उद्योग डूबने के बाद फिर हमारे को ध्यान आएगा कि हमारी गलती हुई है। तो मुझे लगता है कि मैं भी महाराष्ट्र सरकार को बार बार पत्रों के माध्यम से अवगत करा रहा हूं कि सही समय में दरी दे दो। जब कोई धरण है, छोटा छेद होता है, तब पैसे खर्च करके छोटे छेद को मिटा दो, बुझा दो, तो धरण नहीं फूटेगा। बाद में धरण फूटने के बाद पूरा नया धरण बनाने की आवश्यकता नहीं होती। सुधीर बाबू, आपने अनेकों बार मैंने नोटिस किया 3 बार जर्मनी का नाम लिया। हमारे मित्र हैं गोपी वी प्रसाद जी जो जर्मनी में स्थित हैं और वहां पर WHEF का एक स्टार्टअप हिंदू करके एक फोरम चलाते हैं। उनका प्रश्न है, माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इनेबल स्टार्टअप्स इन भारत टू कोलैबोरेट एंड कम्पीट ऑन अ ग्लोबल लेवल। इसके साथ एक और प्रश्न जोड़ना चाहूंगी। जेके जी का एक प्रश्न है, आपने बहुत बार कहा कि चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। उनका प्रश्न है कि हम कैसे चाइना से compete करें, क्योंकि वहां का कॉस्ट जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से आधा है। उन्होंने क्वांटिटी के बारे में नहीं लिखा है, मैं जानती हूं, क्योंकि वो बल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसीलिए उनका कॉस्ट लो है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉस्ट जो है वो हमारे आड़े आ रहा है। तो क्या करना चाहिए सुधीर भाऊ आपके हिसाब से कि हमारे जो लघु उद्योग हैं या किसी भी प्रकार के उद्योग हैं वो आज ग्लोबल लेवल पे compete करने के लिए, और बहुत सारे IT स्टार्टअप्स, आपने कहा कि हम सलाह देने में एकदम जबरदस्त हैं और
मैं म्यूट पे थी, बहुत हंस रही थी इस बात पर। कहीं ना कहीं आपको और हमें पता है कि हम सलाह जबरदस्त देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमजोर पड़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए जिससे कि हम ग्लोबल लेवल पे compete कर पाए? देखो, ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए कुछ कानूनों में हमें बदलाव करने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे देश में सभी को ध्यान देते हुए, जैसे बचपन में हमको कहानी थी कि बच्चा जाता है जतरा में और जाने के बाद मैं ये लूं या वो लूं, ये लूं क्या वो लूं, इसमें कुछ भी नहीं ले पाता। हमारी अवस्था ऐसी होती है। जैसा मैंने कहा कि आज मैं हमारी 356 मिलियन ये यूथ पावर है, जबकि चाइना की 269 मिलियन यूथ पावर है। हमारे पास यूथ पावर है, मगर बात तो ये सही है कि इस यूथ पावर को सही दिशा देने का नेतृत्व और सही दिशा देने की नीति हमें अपनानी होती है। और इस नीति को ध्यान में रखते हुए ही, जैसा मैंने कहा कि माननीय मोदी जी बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, मगर ये बात भी सही है कि इतना सोचने से नहीं होगा। जैसा किसी ने एक कहानी में सही बताया कि भावना भी जुड़नी चाहिए नीति के साथ। उसने कहा कि मैं जब एक देश में जाता हूं, एक कोई बांधकाम करने वाला कामगार ईंट लगाता रहता है, मैं उसको पूछता हूं तू क्या कर रहा है, वो बोले मैं क्या कर रहा हूँ, ईंट लगा रहा हूँ। फिर दूसरे देश में जाता हूं, उसको पूछता हूं, वो भी ईंट लगा रहा होता है, उसको पूछता हूं तुम क्या कर रहे, बोले मैं भवन का निर्माण कर रहा हूं। और बोले अगर मैं जर्मनी में जाता हूं या जापान जाता हूं, उस ईंट लगाने वाले कारागिर को पूछता हूं तू क्या कर रहा है, तो वो बोलता है मैं देश का निर्माण कर रहा हूं। काम वही है ईंट लगाने का, मगर उसके मन की भावना है मैं देश का निर्माण कर रहा हूं। इसीलिए योगी अरविंद जी कहते थे कि जो भी काम करो ईश्वर जी की अर्चना समझकर करो, जूता भी पॉलिश करना है तो उसे चमकाओ। तो बात यहां है कि आज ये भावना को लेकर इस देश को हमें, जैसा आपने कहा कि ये वस्तुओं की कीमतें वहां कम है, यहां ज्यादा है। अब ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। पहली बात, अब मैं भी अगरबत्ती बना रहा हूं, उनसे मेरी अगरबत्ती सस्ती है, सुगंधी भी है और 100% पुण्य देने वाली फुल प्रूफ है, पुण्य कहीं नहीं जाएगा। अब हमें इस विषय को लेकर हम सभी लोग इस चर्चा के माध्यम से, अब ये बात तो सही है कि जैसे मैं बीच में चाइना में ये करने गया कि आप वहां, हमारा विधानसभा के विधायक के नाते हमको भेजा गया था, तो मैंने पूछा यार ये देश आगे क्यों जा रहा है, ऐसा जाने का तो कोई कारण नहीं है। तो मुझे बड़ा एक अच्छा उदाहरण हमारे वहीं के इंडियन कॉन्सुलेट वालों ने दिया। बोले देखो ये तो हमसे आगे कभी जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में सबसे अच्छी बात क्या है, तो हमारे देश के लोगों को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, इनको छोटी छोटी आंखें हैं, इनको कोई अंग्रेजी आती नहीं। मगर इन्होंने प्लान अवश्य किया कि इन्होंने प्लान ऐसा किया कि इन्होंने इतना ज्यादा अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की व्यवस्था कर दी। यानी प्लान करते हैं, वो नैसर्गिक रूप से नहीं करते कुछ भी। दूसरा उसने मुझे बताया, वो आज भी मुझे याद है, जो ने महाराष्ट्र में शुरू किया, उसने मजाक में कहा मुझे, मगर मैं यहां आने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसमें सच्चाई है, तो डॉक्टर ने कहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच्चाई है। क्या सच्चाई है? महाभारत की कहानी हम नानी दादी से तो सुनते आए कि जब सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु था तो अर्जुन कहानी बता रहा था, और वो आधी कहानी उसने सुन लिया कि वो चक्रव्यूह में जा सकता है, और बाद में आगे की कहानी वो सुन नहीं पाया, और वो तो गर्भ में था, हमने सुना। उन्होंने कहा कि विज्ञान ये कहता है, इसलिए हमारे हिंदू संस्कार कहते हैं गर्भ संस्कार, तो वो कहता है कि 5 वर्ष तक हमारे बुद्धि का कितना जीबी रहेगा ये तय होता है। अब चाइना ने क्या किया, -9+2 ये योजना बनाई, तो इसमें वो काम कर रहे। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे डी मार्ट है, डी मार्ट परसों, अभी आजकल खाली टाइम में मैं क्या करता हूं कि मैं वो प्ले बुक पे जाता हूं और ऐप ढूंढते रहता हूं। मैंने तो 200-300 ऐप अभी डाउनलोड किया, तो उसमें एक डी पार्ट का ऐप था। तो फिर मुझे किसी ने बताया, चंद्रपुर में जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला है, वो बोलता है कि भाई साहब यानी कंपनी वाले से वो कम पैसे में डी मार्ट वाला वस्तु देता है, मगर कंपनी वालों से वही कंपनी का माल वो कम पैसे में कैसे देता है? तो बोले नहीं, वो कंपनी जो ये प्रोडक्ट बनाती है उसकी 2-3 इंडस्ट्री तो वही अपने पूरे कब्जे में रखता है, और इतना सस्ते में माल देता है कि आगे हमारा क्या होगा पता नहीं। तो देखो उसकी जो थ्योरी है वही चाइना की थ्योरी है जो आपने बताई। अब उस थ्योरी को सही ढंग से इंप्लीमेंट करना, ये एक मार्ग। दूसरा मार्ग, जैसे मैंने बताया कि एवरेज एज ये भी मायने रखता है काम करने की क्षमता के लिए। हमारा एज तो ऐसा है
जो उत्साह एनर्जेटिक है, अब उसको सही दिशा तो देना होगा ना। देखो, बरसात गिरने से पानी जमा नहीं होता, पानी तो तब जमा होता है जब हम मटका लेकर उस बरसात में खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी के इस संकट में कुछ बातों पे हमें काम करना होता है। मुझे सच्चाई नहीं मालूम, मगर किसी ने मुझे, हमारे शिक्षक ने एक कहानी बताया था कि जगदीश चंद्र बोस, इनके पिताजी आईसीएस थे और उनका बड़ा बंगला था, और वहां पे वो एक पॉन्ड्स, क्योंकि मच्छी खाने का एक वहां पे तो हर किसी के यहाँ पॉन्ड है, वो बैठते थे और उनको ध्यान में आया कि ये साला एक रेडियो तरंग होता है। उन्होंने लंदन में जाके पेपर भी पढ़ा, मगर पेटेंट नहीं किया, अब बाद में वो मार्कोनी के नाम से चले गया। तो सच्चाई कितनी मुझे पता नहीं, कि वो शिक्षक के ज्ञान के आधार पर मैं बता रहा हूं, इसकी सच्चाई मुझे नहीं पता। पर अगर ऐसी बातें सच होगी तो हमें अपने आप को इस विषयों को लेकर कई फोरम के माध्यम से साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, ये सोचकर इस फोरम को आगे जाना होगा कि ऐसी वस्तुएं, इसकी टेक्नोलॉजी, अब वहां पे ऐसा क्यों होता है, जैसा मैंने बताया, अगरबत्ती सस्ती क्यों थी, तो उनका जो बांबू था वो हमारे बांबू में और उनके बांबू में जो बीच का अंतर होता था, उनके बांबू में अंतर बड़ा होता था, हमारा छोटा होता था, हमारा वेस्ट बहुत जाता था, फिर वो बेचते, हम पैलेट नहीं बनाते थे। अब हमने वो सब शुरू किया, हमने भी भीमा बांबू लगाया, हमने किसानों को बांबू लगाने के लिए टिश्यू कल्चर 25 रुपए में आता था, 20 रुपए अनुदान दिया, हमारे यहाँ पे भी वैसे बांबू बनना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि ये क्लस्टर की बात होती है और इसलिए एक अकेला थक जाएगा। देश को ऐसे क्लस्टर का निर्माण करते हुए साथी हाथ बढ़ाना, ये इस आधार पे हमको आगे जाना होगा। सुधीर बाबू, बहुत अच्छा। आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल सही बोला आपने। जगदीश चंद्र बोस ने ही सबसे पहली बार टेलीकम्युनिकेशन वेव्स का एक्चुअली औपचारिक रूप पर उन्होंने कैलकाटा में सब लोगों के सामने प्रदर्शन भी किया। बट एज यू राइटली सेड, उन्होंने कभी पेटेंट नहीं किया, और इसलिए और दूसरी चीज ये कि वो उन्होंने वेव्स को कभी भी प्रोडक्टाइज नहीं किया। मार्कोनी ने रेडियो बनाया जिसके वैल्यू को का आम आदमी तक पहुंचाया, इसलिए शायद मार्कोनी का नाम फेमस है। दो प्रश्न हैं और एक पॉलिटिकल प्रश्न है सुधीर भाऊ, वो तीनों प्रश्न लेना चाहूंगी। एक आपका फेवरेट प्रश्न है, वो इसके बाद लूंगी। आपने ये डेटा दिया कि 11 करोड़ किसान हैं और 14 करोड़ मजदूर हैं। ये डेटा आपसे मैंने पहले भी सुना है, और मेरा पर्सनल मानना यह है कि कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर को क्योंकि बिजनेस के स्वरूप में देखते नहीं हैं, और यही गलती हम करते आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मनोज उपाध्याय करके उन्होंने प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं, मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, पुणे का हूँ। मैंने महाराष्ट्र में आई पायनियर्ड इन महाराष्ट्र एंड इंट्रोड्यूस किनोआ क्रॉप। किनोआ आजकल बहुत इन थिंग है, सुपर फूड है। आजकल आप महिलाओं के ग्रुप में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखें तो केवल मात्र किनोआ की बात करते रहते हैं वो लोग। आई थिंक डाइट, जितने फैड डाइट्स देखते हैं उसमें आप किनोआ देखते हैं। बट ही सेड, आई डिड नॉट रिसीव एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड हेंस आई गॉट सो टायर्ड दैट आई हैड टू स्टॉप द प्रोड्यूस ऑफ किनोआ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो कोशिश करके कहीं ना कहीं हार चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए आपके पास क्या संदेश है? देखो, ऐसा है, हारना तो नहीं है, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अगर आप सीक्रेट नाम की किताब पढ़ोगे तो आपने ये सीक्रेट नाम की किताब में उस राइटर ने विश्व के उन सब विजेताओं को उनकी जीवन की जीवनी एक की, तो सबके जीवन में यही बताया गया जो हमारे अर्जुन की कहानी जैसा है कि लक्ष्य तय करो, एकाग्र हो जाओ और लक्ष्य तक पहुंचते हो। जैसा आपने ये प्रश्न किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने जिसका व्यवसाय शुरू किया, खेती शुरू की। अब एक बार मैं मैसूर गया था अपने 5-6 मंत्रियों को लेकर। अपने भारत की इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है फूड टेक्नोलॉजी की, और हम अपने बातों को बेच नहीं सकते। और इसीलिए किसी ने कहावत सही कहा है कि होशियार आदमी जो है
वो गंजे को कंगी बेचता है और कश्मीर जाके गुलमर्ग में बर्फ बेच सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? सही में कोई बर्फ बेचता नहीं होगा और कोई खरीदता नहीं होगा। अर्थ यही था कि अब जैसे उन्होंने बताया कि मैं खेती करता हूं, मुझे सपोर्ट नहीं है, क्योंकि एक अकेला आदमी तो ये आगे जा नहीं सकता। इसलिए अभी मैंने मोदी जी को वही कहा कि अब हमारे यहां देश में जो भी गांव है, हम इसके गांवों के अब क्लस्टर करना चाहिए। जैसे मेरे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 गांव है जो अच्छा राइस बनाते हैं, प्रॉब्लम क्या है? फिर हार्वेस्टिंग करना है, हमें वो रौना यानी प्लांटेशन करना है, उसकी मशीन चाहिए, टाइम पे मजदूर नहीं मिलता। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसकी उनको स्किल देना चाहिए। अब मोबाइल उनके हाथ में है तो उसके माध्यम से हम झूम ऐप पे बंदी डाले, ठीक है, मगर ऐसे ऐप हम डेवलप करें कि एक बार एक भाषण 20 करोड़ लोग अपने मोबाइल पे सुनकर उस ज्ञान को प्रदान कर सके। हर किसी को रोज जाके किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐप की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी कई बातें हैं कि जिसके आधार पे हमने कहा कि एक गांव एक क्रॉप, तो उसके बीज से लेके उसके वैल्यू एडिशन तक, जैसा विश्व के कोई भी देश में सवेरे के ब्रेकफास्ट में वो कॉर्न के फ्लेक देता है। अब आपको मैं बताता हूं, कॉर्न फ्लेक से भी ज्यादा हमारे जो जवार है उसके फ्लेक, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है, पर कोई पूछता नहीं, वो गरीबों का अन्न समझते। आप ये सुनते आए कि एक एप्पल रोज खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। तो लोग मजाक भी करते थे कि डॉक्टर के बीवी ने कभी एप्पल नहीं खाना, डॉक्टर से दूर रहना पड़ता है। मगर एक एप्पल खाओ रोज, डॉक्टर से दूर रहो। क्योंकि एप्पल कहां से आते थे? अभी हमारे कश्मीर शिमला में है, मगर विश्व में एप्पल वाले देशों ने यह कहानी। मगर आपको यह पता है कि हमारा जो मोहे का फूल है वो एप्पल से 9 टाइम्स ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है। यानी एप्पल खाएंगे तो इस जन्म में डॉक्टर से दूर रहोगे, मोहा के फूल खाओगे तो 9 जन्म डॉक्टर से दूर रहोगे। तो उनकी बात सही है कि हमारे देश में ये व्यवस्था है मार्केटिंग की, और जो बात को लेकर हम गडकरी जी को यही कह रहे हैं कि तुम सबसे बात करो। और अब ये समय आया है कि हम स्वाधीनता के सैनिक तो बन नहीं पाए, क्योंकि हमारा जन्म 1947 के पहले नहीं हुआ, मगर 75 वर्ष होते हुए हम आर्थिक स्वाधीनता के सैनिक बन सकते। बहुत बढ़िया सुधीर बाबू। मोहे के फूल केवल मात्र ताड़ी बनाने पर इस्तेमाल होते हैं, ये मुझे स्वयं पता था। जब उसके लड्डू मैंने खाए, पहली बार पता चला कि इसके लड्डू भी बन सकते हैं और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना ज्यादा है। तो आपने ठीक कहा कि मार्केटिंग, आई थिंक वी हैव बीन मिसिंग मार्केटिंग। अब आपका फेवरेट प्रश्न है और उसके बाद एक पॉलिटिकल प्रश्न है, वो लूंगी। आपका फेवरेट प्रश्न श्री राम सिंह जी ने पूछा है और मिलिंद मेहता जी ने पूछा है, चंद्रपुर के फॉरेस्ट हर्ब्स और उनके वैल्यू और उनके प्रोडक्ट्स। और दूसरा प्रश्न है कि कैन यू शेयर सम आइडियाज ऑन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज? हैज एनी रिसर्च बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग बीजेपी's tenure? प्लीज शेयर सम नॉलेज ऑन दिस। ऐसा है कि फॉरेस्ट के माध्यम से हमने भी इस विषय को आगे बढ़ाया, जिसमें हमने कुछ शॉप्स भी ओपन किए थे। और अभी इस विषय को लेकर हमने तय किया था कि 2 से 3 हजार करोड़ तक का बिजनेस इसमें आने वाले 8-10 साल में हम कर सकते हैं। उसके प्लांटेशन करना, उसकी नर्सरी ओपन करना, इसको भी मान्यता दे दी। इस विषय को लेकर जो काम करते हैं उस वैदू को भी आगे लिया गया, और उसकी कई किताबें ये महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग ने बनाई, छपाई और लोगों को उपलब्ध भी कर दी। इसको लेकर एक अभी बोर्ड भी बनाया गया है। जो बोर्ड नागपुर में कार्यरत है, उसका हेड ऑफिस मैं आपको बता दूंगा। उसके माध्यम से भी इसकी सारी जो शोध किया गया है उसकी सारी किताबें उपलब्ध है, उसकी नर्सरी उपलब्ध है। मगर इसको आगे ले जाते समय फिर हमारी जो सत्ता की डोर है वो चली गई। अब इसको आगे ले जाने के लिए पीसीसीएफ और बाकी लोग काम करते हैं, मगर अब कल ही मुझे उनके फोन आए थे कि जो वातावरण हमें इसको आगे ले जाने के लिए चाहिए, वो वातावरण का भी उनको अभाव है। मगर मैं ये बात निश्चित रूप से बोल सकता हूं कि विश्व के इस अर्थनीति में हमारे इस राज्य की इस संपत्ति का बड़ा उपयोग हो सकता है, कि ऐसी संपत्ति है कि जो कोई उद्योग में बनाई नहीं जाती, जिसका होलसेल ओनर भगवान है,
और जिस काम को भगवान करता है, मुझे लगता है वहां तो कभी पराजय हो नहीं सकती। तो जैसे हमने शुगर पे कोई ग्लासेस बनाए हैं, जो ग्लास में रात में पानी पियो शुगर नियंत्रित हो जाती है, उसके कुछ पाउडर बनाए हैं, कुछ गर्भवती महिलाओं के लिए टॉनिक बनाए हैं। आप भी जानते हो कि सफेद मूसली से कई टॉनिक बनते हैं, मगर खेत की सफेद मूसली और हमारे मेलघाट के सफेद मूसली में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ऐसे कई बातें हैं, अब जो विस्तृत रूप से उसका एक सेशन सेपरेट करने की बात है, मगर उसका सारा ज्ञान हमने निश्चित रूप से किताबों में किया है। और हमारे जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, उनको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो मैं कभी उनकी मुलाकात हमारे इन अधिकारियों से, और विशेष रूप से मैं बड़े अभिमान से नाम लूंगा विकास खारगे जी, जो मेरे साथ 5 वर्ष, यानी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र बनने के बाद कोई सेक्रेटरी इतने वर्ष एक पद पे रहा, मंत्री करके मैं आया हूं और सेक्रेटरी करके साथ में मुझे आए, हम दोनों ने मिलकर काम किया। बहुत अच्छे अधिकारी है, और आज भी वो वन विभाग के तो सचिव नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी के सचिव है, मगर उनका प्यार वन से है। वो भी आपको इस फोरम में भी मदद करेंगे, कभी बुलाएंगे तो वो आपको इस पे 2 घंटा सारी बातों को लेकर, सारी किताबें, एड्रेसेस, मशीन, इसको बनने वाला जो हमने कृषि विद्यापीठों में काम किया, वो सारी बातें वो बता सकते हैं। धन्यवाद सुधीर भाऊ, हम विकास जी को अवश्य बुलाएंगे। अब अंतिम प्रश्न है, मोहन जी ने पूछा है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रश्न है। सेंटर हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर फ्रॉम मुंबई टू गांधीनगर, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? नहीं, मुझे लगता है कि बचपन में कहानी थी कि एक बड़ा भगा सज्जन आदमी गाय लेके निकलता है तो 3 बदमाश लोग एकत्रित आते। 3 बदमाश लोग, यानी मैं ये 3 पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। तो पहला व्यक्ति, ये तीनों तय करते हैं कि इसको फंसाना चाहिए। पहला व्यक्ति बोलता है, यार भाई तो बकरी लेके कहां जा रहा है? तो आदमी बोलता है, यार मैं बकरी कहां ले जा रहा हूं, मैं तो गाय लेके जा रहा हूं। फिर और 2 किलोमीटर के बाद दूसरा भगा आदमी मिलता है जो तय करके आता है, वो बोलता है, यार तू बकरी लेके कहां जा रहा है? बोले मैं तो यार गाय है, बकरी कहां है? तीसरा मिलता है, बोले तू बकरी लेके कहां जा रहा है? तो इसको लगता है कि नहीं भैया, 3 आदमी अगर कह रहे तो वही सच है, वो बकरी है और वो गाय बकरी के भाव से बेच देता है। मुझे लगता है कि ये सेंटर की कहानी यही है। ये सेंटर के बारे में 2011 में एप्लीकेशन मांगी थी। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 राज्यों ने एप्लीकेशन की थी। इस एप्लीकेशन में कुछ कंडीशन रखी गई थी, जिसकी पूर्तता 2012 में ये सरकार गुजरात ने कर दी थी। ये सेंटर मुंबई से वहां शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये गलतफहमी है। मुंबई से शिफ्ट कोई सेंटर नहीं हो रहा है। जो सेंटर गुजरात में है, दिसंबर 2019 में कानून करके जो कंपनी फॉर्म की, उसका ऑफिस वहां शुरू होने वाला है। अब मुंबई में क्या हम ये सेंटर बना सकते हैं क्या? तो बना सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें राजनीति कर रहे हैं। हम ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं कि देखो मुंबई पे अन्याय हुआ, मुंबई का सेंटर वहां गया, मुंबई का सेंटर गुजरात लेके जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी बातों से महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है। महाराष्ट्र तब आगे बढ़ता है जय भवानी जय शिवाजी कहते हुए कोई भी विषय हो, हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे ये भावना के साथ। मगर अब ये राजनीतिक प्रश्न है तो मैं राजनीतिक थोड़ा सा जवाब में डालना पड़ेगा। ये सरकार को कुछ भी नहीं करना है। ये सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है, जो मैं ऐसे कई विषय बता सकता हूं कि ये हमेशा गलतफहमी फैलाते आई है। मैंने आज ही निकाला कि जब से कोरोना आया है, ऐसे 14 विषयों पे इन्होंने गलतफहमी फैलाई, उसमें से ये एक विषय है। यानी आप भी मालूम है कि पहले बोले सीएसआर दे नहीं सकते, मोदी जी ने निर्णय किया, तो सीएसआर की बात मोदी जी ने कोई निर्णय नहीं किया। 2013 के कंपनीज एक्ट में जब सीएसआर के बारे में अमेंडमेंट की, तब हमने किया कि हम स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी को दे सकते हैं, उधर पीएम केयर को दे सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ऐसे रोती नहीं रही, उन्होंने क्या किया, जो भी चाहिए सीएसआर वो अपने स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी में किया। और महाराष्ट्र के लिए कोई अलग कानून है क्या? पूरे देश के सीएम केयर फंड में ये पैसे मिल नहीं रहे थे, मगर ये इतने रो रहे थे कि पुतना मौसी भी आत्महत्या कर रहे। फिर उन्होंने कहा जीएसटी का पैसा नहीं मिलता। इनको ये पता नहीं कि जीएसटी में एसजीएसटी हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आता है, तो हमारा जीएसटी का पैसा नहीं था। वो पैसा कौन सा था कि जीएसटी कानून बनाते समय मोदी जी ने जब 2011-12 में चिदंबरम को विरोध किया था कि जीएसटी के कानून में अगर आप ये प्रावधान नहीं डालोगे तो मेरा सपोर्ट नहीं रहेगा। प्रावधान क्या थी? तो हर राज्यों की आर्थिक सुरक्षा,
ये इंश्योर्ड होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि हर राज्य की जो भी आमदनी है उसमें हर साल कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए। और जेटली जी ने 1 जुलाई 2017 को जब कानून किया तब उन्होंने 14% की बढ़ोतरी दी। अब ये 14% बढ़ोतरी से महाराष्ट्र में जब हमारा अगर इनकम 1 लाख करोड़ है तो केंद्र कहती है कि नहीं नहीं 1,14,000 करोड़ हम तय करेंगे, आपका इनकम अगर 1,02,000 करोड़ हुआ है तो बाकी 12,000 करोड़ हम देंगे, तो वो पैसे दिए जाते हैं। थोड़ा सा कम ज्यादा होता है मगर ये हमेशा इस विषय को लेकर होते रहे। रेशन हो, अब ज्यादा मैं इसमें ज्यादा राजनीति नहीं करूंगा, पर मैं ऐसे कई विषय बता सकता हूं कि इन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से मुंबई का सेंटर 1,01% हटाया नहीं गया। और मैंने कल इनको वही पूछा, भैया अगर हटाया गया तो तुम अपने आमदारकी के लिए राज्यपाल महोदय के यहाँ 4 बार जाते हो, अपने आमदारकी के लिए पंतप्रधान जी से बात कर सकते हो, तो फिर एक बार पंतप्रधान जी से बात क्यों नहीं करते? ये प्रधानमंत्री जी मेरा सेंटर हटा के वहां क्यों गया, उसमें बात नहीं करनी है। खुद का पद धोखे में आया तो दुनिया फोन लगाती है, दुनिया में जाएंगे, उसके लिए पत्रकार परिषद देंगे, उसके लिए संपादकीय लिखेंगे, और आप प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए क्या फोन लाइन काटी गई है, या आपके जेब में फोन लगाने का 1 रुपया हमारे महाराष्ट्र के तिजोरी में नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये झूठी बातें हैं। और ये नकली फूलों के आधार पे जो कहते हैं ना कि खुशबू नहीं आ सकती, तो ये बातें सही है। पीआर एजेंसी के माध्यम से ये जहर फैला सकते हैं, उनकी पीआर एजेंसी जहर फैलाएगी, मगर ये 100% झूठ बात है। हम आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से वो सेंटर, अगर हम बीकेसी में 50 एकड़ जमीन देके आगे बढ़ते हैं तो 100% वो सेंटर शुरू हो सकता है।